हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं ये जो हमारी माहेश्वर सूत्र वाला क्लास का सेशन था उसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसमें मैं फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट करा चुकी हूँ कि कैसे माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति के विषय में हमें ज्ञात हुआ या क्या क्या इसके जो अन्य नाम हैं वो क्या हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। मैंने आपको बताया था कि जो माहेश्वर सूत्र हैं उनको हम लोग किन किन नामों से जानते हैं। ठीक है, केवल एक ही नाम नहीं है कि आपने माहेश्वर सूत्र कह दिए तो केवल एज इट क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके कई नाम हैं जिन नामों से हम इसे जानते हैं। जैसे मैंने आपको लिखवाए थे, करीब मैंने आपको 15 से 16 नाम इसके बताए हैं कि कोई भी नाम आ सकता है और आपसे पूछ सकते हैं कि इनकी संख्या क्या है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो आप उसे भी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट यहाँ प्रोवाइड करा रही हूँ। तो डेफिनेटली वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, वीडियो को शेयर किया करें, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस सेशन को देखेंगे तो मैं डेफिनेटली आपकी ये जो सीरीज़ है सुपर टेट की संस्कृत विषय के लिए वो डेफिनेटली कंटिन्यू रखूँगी। ठीक है, तो आपको भी थोड़ा क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इसमें हम लोग जो इसका पहला पार्ट है वो कंप्लीट कर चुके हैं और आज मैं इसके आपके जो एग्जाम में जितने भी पॉइंट बनते हैं और क्या क्या बातें आपको जानना जरूरी है वो सारा डिस्कशन हम लोग यहाँ आज करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि चैप्टर चल रहा है माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्रों की संख्या पर चर्चा हो चुकी है, इसके अन्य नामों पर चर्चा हो चुकी है और इसका उत्पत्ति सूत्र क्या था वो भी हम लोग यहाँ क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। अब थोड़े से एग्जाम पॉइंट की बात करेंगे और बात करेंगे आखिर क्यों इतना ये माहेश्वर सूत्र इंपॉर्टेंट है सुपर टेट या अदर टेट को लेके। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बता चुकी हूँ कि इसकी जो संख्या है वो कितनी है, 14। आपसे कुछ भी पूछे जाए, शिव सूत्रों की संख्या, आदि सूत्रों की संख्या, अक्षर सामनाय की संख्या, तो समामनाय की संख्या, समामनाय का मतलब मैंने आपको बताई था क्या है, सूत्र से है। तो कई इसके नाम थे, करीब 15 से या चतुर्दश सूत्रों की संख्या कितनी है, पाणिनि सूत्रों की संख्या कितनी है, या फिर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि अक्षरम सूत्रों की संख्या कितनी है, ध्वनि सूत्रों की संख्या कितनी है, तो कोई भी नाम आ जाए आपको संख्या कितनी बतानी है, 14 बतानी है। दूसरी बात, माहेश्वर सूत्रों को ही क्या कहा जाता है, माहेश्वर सूत्रों को ही संस्कृत की वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, अगर कोई कहे संस्कृत की वर्णमाला के विषय में बताइए, मतलब आपको किसके बारे में बताना है, आपको माहेश्वर सूत्रों के बारे में बताना है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरी बात जो हम लोगों ने यहाँ पढ़ ली थी, क्या पढ़ ली थी कि शिव भगवान के द्वारा जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाया गया था, डमरू। और डमरू के नाद से अर्थात डमरू की ध्वनि से क्या हुआ था, विभिन्न प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न हुई थी जिन्हें पाणिनि द्वारा 14 सूत्रों में विभाजित किया गया। और ऐसा हमें सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, तो ऐसा मिलता है जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी है, किसके द्वारा रचित है, पाणिनि जी के द्वारा रचित है। ठीक है, देखिए पाणिनि कहीं कहीं आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है या फिर हो सकता है वहां पे ऐसे भी आपको लिखा मिल जाए। ठीक है, अब इस पर ज्यादा विशेष ध्यान मत देना कि बड़ी की मात्रा लगी है, छोटी की नाम पाणिनि आएगा। ठीक है, तो पाणिनि जी द्वारा क्या किया गया, उन ध्वनियों को 14 सूत्रों में विभाजित किया गया। और किस ग्रंथ में ऐसा पता चला, तो वो पता चला अष्टाध्यायी में। इतनी बात क्लियर है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 14। किस ग्रंथ से सबसे पहली बार पता चला, तो अष्टाध्यायी से। किसके द्वारा रचित है, पाणिनि जी के द्वारा रचित है। और ये भी कहा जाता है कि इन 14 सूत्रों की रचना किसके द्वारा की गई, पाणिनि द्वारा की गई। ध्वनि तो उत्पन्न हुई शिव भगवान के तांडव नृत्य के दौरान, जो उन्होंने डमरू का क्या किया था, नाद गुंजायमान हुआ था, या जो ध्वनि उत्पन्न हुई थी उन्हीं ध्वनियों को क्या किया, पाणिनि ने 14 सूत्रों में विभाजित किया। उन्हीं 14 सूत्रों को क्या कहा जाता है, माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। अच्छा, माहेश्वर सूत्र क्यों कहते हैं, उनके जो अन्य नाम है वो क्यों क्यों पड़े उसके बारे में भी सुन लीजिए। अब जैसे कि माहेश्वर सूत्र, तो इसी में इनका एक नाम, शिव भगवान का जो नाम है वो छिपा हुआ है, क्या, महेश। तो महेश के नाम के ऊपर ही इनके क्या पड़े, इनका नाम पड़ गया माहेश्वर सूत्र। ठीक है, अब चलिए सीधी चर्चा करेंगे आखिर वो 14 माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं। अभी तक हम लोगों ने इसके जो अन्य नाम हैं उनके ऊपर चर्चा कर ली थी। ठीक है, अब जरा बात करेंगे आखिर इतनी देर से वो ध्वनियाँ कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं जिनको 14 सूत्रों में विभाजित किया गया, आखिर वो 14 माहेश्वर सूत्र कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से उन्हें देखेंगे और बहुत ही ईजी ट्रिक के साथ हम लोग इनको क्या करेंगे, याद भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनको याद करना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि अभी इनसे आगे आने वाले चैप्टर में क्या होगा, देखिए माहेश्वर सूत्र का मूल उद्देश्य क्या था, 42 प्रत्याहारों का निर्माण करना। तो इसलिए आपको ये 14 माहेश्वर सूत्र याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए देखेंगे जरा, पहले सूत्र पढ़ना सीखेंगे। देखिए, वैसे तो अगर ये आपने लिखे होंगे तो इस प्रकार से लिखे हुए देखे होंगे, लेकिन क्या है, अगर आपको पढ़ने में थोड़ी सुविधा हो इसलिए क्या किया है, मैंने एक एक वर्ड को बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। ठीक है, तो चलिए अब जरा 14 सूत्र देखेंगे वो कौन कौन से हैं। ठीक है, और सारे डिस्कशन करेंगे जितने भी एग्जाम रिलेटेड पॉइंट हैं।
देखिए पहला सूत्र क्या है, बहुत आराम से पढ़ेंगे और बहुत जल्दी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। बस मेरा वाला कॉन्सेप्ट आपने लगाना है और 14 माहेश्वर सूत्र आपको अपनी मुट्ठी में कर लेने हैं, ठीक है। देखिए पहला क्या है, अ ई उ अणा। क्या लिखा हुआ है, अ ई उ अणा। 3 बार बोलेंगे एक सूत्र को, जिससे कि यहीं की यहीं याद हो जाए। क्या लिखा है, कोई मात्रा नहीं है पहले सूत्र में, आ ई उ अणा। क्लियर है, क्या है, आ ई उ अणा। दूसरा सूत्र क्या है, देखिए ट्रिक में अभी बाद में बताऊंगी, पहले एक एक सूत्र पढ़ के बता दूं, ठीक है। देखिए दूसरा सूत्र क्या लिखा हुआ है, री लिरक क। क्या लिखा है, री लिरक क, ठीक है। क्या लिखा है, री लिरक क। एक सूत्र को 3 बार पढ़ेंगे, ठीक है, री लिरक क। अगला सूत्र देखेंगे, देखिए तीसरे नंबर का जो सूत्र है, तीसरे नंबर का सूत्र क्या लिखा हुआ है, ऐ औ। क्या लिखा है, ऐ औ अंग। क्या लिखा है, ऐ औ अंग। देखिए इसको इंगा बिंदी पढ़ते थे ना, तो वही पढ़ना है, ए ओ अंग। क्लियर है, ए ओ अंग। अगला देखेंगे क्या लिखा है, चौथे नंबर का जो सूत्र है, जो 4th नंबर का सूत्र है वो अपना क्या है, ऐ औ च। क्या लिखा हुआ है, बड़ी ए है तो ऐ, बड़ा ओ है तो औ, और फिर क्या है, च। क्लियर है। अब देखो ये जो 4 सूत्र है, इनका क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, आप कैसे याद रख सकते हो। देखो पहले नंबर पे किसी वर्ड पे कोई मात्रा नहीं थी, यानी कि छोटा आ, देखो छोटा, छोटी और छोटा ऊ, तो पहला सूत्र क्या बन गया, अ ई उ अणा। क्या है, अ ई उ अणा, बिल्कुल खाली है। अणा अणा बोलते थे ना, जब भी हम वर्णमाला याद करते तो अणा अणा मतलब एक तरीके से समझ लो खाली, यानी कि इस पे किसी प्रकार की कोई मात्रा नहीं है पहले सूत्र पे, ठीक है। दूसरे नंबर पे देखो क्या है, री लिरक का, यानी कि थोड़े जो अक्षर है वो कैसे हैं, टेढ़े मेढ़े से हैं। तो टेढ़े मेढ़े अक्षर में क्या हुआ है, जैसे कि री लिरा, तो जैसे कि अगर आप थोड़ा सा मैं इसको कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करना चाहूँ, अगर आपने जैसे कि थोड़े घर में हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके शरीर की बनावट भी थोड़ी कैसी हो जाती है, बिल्कुल क्या परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं रहता ना, थोड़ा उनका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है, ठीक है, मतलब झुकाव आ जाता है। तो इस तरीके से उनके बनावट में भी क्या आ जाती है, थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है ना बनावट। ऐसे ही देखो दूसरे नंबर का है, तो बड़े बूढ़े जो बुजुर्ग लोग होते हैं घर में ऑल टाइम क्या करते रहते हैं, मतलब चिल्लाते रहते हैं ना, कि काई काई करते रहते हैं। तो दूसरा सूत्र ऐसे ही याद रखना है, री लिरा का, यानी कि री लिरा का, समझ लो री लिरा आपके बुजुर्ग हैं और वो क्या करते रहते हैं, काई काई। तो दूसरा सूत्र क्या हो गया, री लिरा का। क्लियर है। अब तीसरा और चौथा सूत्र देखो कितना अच्छा है। तीसरे और चौथे में देखो यहाँ अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे, देखो 2 तो हैं बहनें, क्या हैं, 2 हैं बहनें। कौन कौन सी हैं 2 बहनें, एक तो है छोटी है और एक है बड़ी है, ये हो गई बहनें। और 2 हैं भाई, ठीक है, 2 क्या है, भाई। और कौन कौन से भाई हैं 2, एक है छोटा ओ और एक है आपका बड़ा ओ, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, जब आप इसका मैच करेंगे तो छोटी बहन के साथ छोटा भाई रखेंगे और बड़ी बहन के साथ बड़ा भाई रखेंगे, छोटे को छोटे नंबर पे रखेंगे और बड़े को बड़े नंबर पे रखेंगे। यानी कि 3 और 4 में कौन सा छोटा नंबर है, तो 3 नंबर पे क्या आ जाएगा, 3 नंबर पे आ जाएगी छोटी बहन और छोटा भाई। यानी कि 3 नंबर पे हमने क्या रख दिया, छोटी बहन और छोटा भाई। और बड़े नंबर पे क्या रख देंगे, बड़े नंबर पे रख देंगे बड़ी बहन और बड़ा भाई, ठीक है, बड़ी बहन और बड़ा भाई। तो इस तरीके से देखो बन गया तीसरा और चौथा सूत्र, छोटे भाई के साथ छोटे बहन के साथ छोटा भाई और चौथे पे तो बड़ी बहन के साथ बड़ा भाई। तो देखो बन गया तीसरा चौथा सूत्र। अगर ध्यान से देखो, छोटी ए के साथ छोटा हो और बड़ी के साथ बड़ा हो। अब ये अंग और चा कैसे याद रखोगे, जरा वो देखो। जो अंगा बिंदी खाली बोलते थे, क्या बोलते थे, अंगा बिंदी खाली, ऐसे ही तो बोलते थे। तो अंगा बिंदी खाली का मतलब यहाँ समझना, क्या समझोगे कि जो छोटी है और छोटा हो, यानी कि जो छोटे हैं, छोटे भाई बहन जो हैं वो बिल्कुल कैसे हैं, खाली हैं। और जो बड़े भाई बहन हैं उनकी चा से याद रखना चांदी चांदी, ठीक है। चा से क्या याद रखोगे, चांदी चांदी है भाई, उनकी क्या है, चांदी चांदी। बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े लोगों की भाई चांदी चांदी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा कॉन्सेप्ट याद रखना, पहले दूसरे तीसरे और चौथे सूत्र का कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। चाहे फिर आपसे प्रत्याहार के वर्णों की संख्या पूछी जाए या आपसे सूत्र पूछे जाए या सूत्रों में आपको स्वरों की संख्या ही क्यों ना गिननी हो, आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो पहला सूत्र क्या था, आ ई उ अणा, कोई मात्रा नहीं, बिल्कुल अणा है, बिल्कुल खाली है, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर वाला ध्यान रखना कि री लिरी और हर समय क्या करते रहते हैं, काएं काएं, तो री लिरा का। और तीसरा और चौथा ऐसे याद रखेंगे, छोटी बहन के साथ छोटा भाई और बड़ी बहन के साथ बड़ा भाई। तो छोटी बहन तीसरे नंबर पे और बड़ी बहन उससे बड़े नंबर पे, यानी कि 4th नंबर पे। छोटे लोग कैसे हैं, बिल्कुल खाली हैं, अंग आ जाएगा। और बड़े लोगों की क्या है, चांदी ही चांदी है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना। तो तीसरा चौथा सूत्र इस तरीके से याद हो गया। तो पहले 4 सूत्र बहुत अच्छे से याद कर लो।
पहला सूत्र क्या है, आ ई उ अड़ा, दूसरा क्या है री लिरा क, तीसरा क्या है ए ओ अंग, चौथा सूत्र क्या है आई आओ चा। पांचवा सूत्र देखेंगे आप, फटाफट से आ जाओ। पांचवा क्या लिखा है, देखिए हाय वरट, क्या लिखा है हाय वरट, पांचवा हाय वरट। छठवा देखेंगे क्या लिखा है, देखिए ला और अड़ा, ठीक है। सातवां सूत्र अभी मैं पहले आपको पूरे और जो 5 से लेके 14 तक है उनको एक बार बोलना बता रही हूँ, फिर इनका भी कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है। चलिए देखेंगे जरा। छठवां सूत्र क्या है, ला और अड़ा। सातवां क्या है, देखो इसको ऐसे पढ़ो, यमंग अर्णम, ठीक है। तो यमंग अर्णम हो जाता है पूरा सूत्र, ठीक है। यमंग और फिर अर्णम, और एक साथ बोलेंगे तो यमंग अर्णम, ठीक है। अगला देखेंगे, देखिए बहुत सरल है ये भी, झ भ इया, क्या लिखा है झ भ इया, और एक साथ क्या पढ़ देते हैं झबय, क्या पढ़ देते हैं झबय। अगला देखेंगे 9वें नंबर का, देखिए 9वें नंबर के क्या है, गढ़ घड़ धश, ठीक है, घड़ धश। अगला देखेंगे जरा, जब गर्दश, अब देखो क्या लिखा है जब गर्दश, ठीक है, ध्यान से देखना बिल्कुल, जब गर्दश। 9वां क्या था घड़दश, और 10वां क्या है जब गर्दश, ठीक है। उसके बाद देखो 11वां कैसे लिखा है, देखो तोड़ तोड़ के, जैसे बिल्कुल मैं पढ़ रही हूँ वैसे पढ़ना, क्योंकि उससे क्या है आसानी से आपको सूत्र याद हो जाएगा, ठीक है। देखो 11वां क्या है, खफ छठत चट तब, क्या सूत्र है, खफ छठत चट तब। उसके बाद देखो अगला क्या है, कपय, अगला सूत्र क्या है क प य, यानी कि कपय। उसके बाद क्या है, देखो श श श रा, तीनों प्रकार के सा, और फिर क्या है रा, और फिर क्या है 14वां सूत्र यानी कि हल। इतनी बात क्लियर हुई। जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इतनी चर्चा जिनके ऊपर चल रही थी, इतना विशेष जो है वो ये चैप्टर है पूरी संस्कृत में, क्योंकि ये संस्कृत की वर्णमाला है, तो वो आखिर 14 सूत्र कौन कौन से थे, ठीक है। अब ट्रिक देखो जरा क्या होगी, कहाँ से देखेंगे, देखो यहाँ से देखेंगे। 4 तक आपको कैसे याद रखना है वो याद हो गया। अब देखो जरा 5वें में देखो हय वरट, क्या लिखा है हय वरट। हय यानी कि एकदम ऐसे समझ सकते हो कि हाय वरट, यानी कि हाय वर ले गया, ठीक है, हाय वरट, इस तरीके से हाय वरट। मतलब जब एक कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे थोड़ा मैच किया जाए, तो शादी वगैरह होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि वर जो है वो बेटी को ले जाता है, दुल्हन को, तो उसी कॉन्सेप्ट को अगर यहाँ ध्यान में रखो तो हाय वरट यानी कि हाय वर ले गया। दूसरी बात, वहाँ शादी चल रही है तो वहाँ जब तक बाराती क्या हो गए, लड़ गए, ला और अड़ा से ध्यान रखना है, क्या लड़ गए, ठीक है। और जब लड़ाई होती है तो फिर किसकी आवाज होती है, बड़ा शोर शराबा होता है, यमंगर्णम, यानी क्या समझ लो, उधर पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, यमंगर्णम यमंगर्णम यमंगर्णम, इस तरीके से, ठीक है। तो 7वां सूत्र आ गया, यानी कि हाय वरट, उधर फिर क्या हुआ, बाराती लड़ गए, और इधर मान लीजिए पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, यमंगर्णम यमंगर्णम, ठीक है। उसके बाद क्या, जब शादी विवाह हो जाता है, झबई, मतलब वहाँ क्या होगी, झाड़ू पोछा होगा, साफ सफाई होगी, ठीक है, और सभी लोग वहाँ से भाग जाएंगे, चले जाएंगे, ठीक है। तो क्या याद रखेंगे, झबई, मंत्रों के बाद, लड़ाई झगड़े के बाद लास्ट में क्या हो जाएगा, सब लोग वहाँ से भाग जाएंगे, और वहाँ क्या होगा, झाड़ू पोछा होगा, साफ सफाई होगी वहाँ उस जहाँ भी शादी हो रही है वहाँ की, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो ध्यान रखना है कि अब वहाँ से क्या हो जाओगे भाई, घड़धश, अपने घर घर में आ जाएंगे, मतलब घड़धश यानी कि घर को आ जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखो जबगरदश, यानी कि जब घर में आ गए, जब घर में दश गए, जब घर में आ गए, ठीक है। तो गड़दश घर में आने के बाद जबगरदश, और जब घर में आ गए तब क्या हुआ, तब फिर बताओगे कि वहाँ क्या हुआ था। खफ छटत चट तब, खफ यानी खाई, एक कॉन्सेप्ट माइंड में ध्यान रखो जिससे कि आप ये माहेश्वर सूत्र ना भूलो, ठीक है। तो खफ यानी कि खाई, छठत यानी कैसे, छांट छांट के, भाई शादी ब्याह में क्या होता है, दावत खाई जाती है ना, सब लोग दावत खाते हैं, और आजकल तो बुफे सिस्टम चल गया है, तो वहाँ पे सब लोग अपने मन की चीज़ें जो है वो सिलेक्ट कर करके खाते हैं। अब जिसको रसगुल्ला खाना है वो रसगुल्ला ले लेगा, जिसको नान खानी हो नान ले लेगा, इस तरीके से छांट छांट के खाते हैं ना। तो घर पे सब बातें कर रहे हैं कि भाई हमने तो खाई, और क्या कैसे खाई, खफ यानी खाई, छटत यानी छांट छांट कर, और कैसे खाई कि बिल्कुल जो अपनी प्लेट में सामान लिया था बिल्कुल चट किया, क्या किया, चट किया, और तब हम वहाँ से आ गए हैं, ठीक है। तो क्या ध्यान रखेंगे, खफ यानी खाई, छटत यानी छाट छाट कर, और कैसे खाई, बिल्कुल प्लेट एकदम चट करके, और तब हम लोग वहाँ से अपने घर को आ गए। बहुत ही सरल सूत्र है, जितना बड़ा है उतना ही सरल इसका कॉन्सेप्ट है। तो ध्यान रखें, खफ छठत चट तब, क्लियर है। उसके बाद देखिए जब इतना खाया हो गई तो भाई रात को क्या हो गई, तबीयत खराब, और जब तबीयत खराब हो गई तो आपकी बॉडी क्या होने लगी, कपय, कपय यानी कपने लगी। कपय से क्या ध्यान रखोगे कि कपय, कपय यानी कपने लगी, और कपने लगी तो जब बॉडी कपती है तो मुंह से आवाज आती है ना ऐसे करके, तो मुंह से क्या आवाज आ रही थी, श रा, इस तरीके से, ठीक है।
तो वहाँ इतना ज़्यादा खाया है बिल्कुल चट कर करके, तो फिर रात को तबीयत खराब हो गई, तो फिर बॉडी कपने लगी तो कैसे आवाज़ आ रही थी, शशरा। अब जब इतने बीमार हो गए हो तो डॉक्टर के पास जाके अपनी बीमारी का क्या लोगे, हल। क्लियर है? तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अगर आप याद रखोगे तो कोई भी सूत्र ऊपर नीचे नहीं होगा, क्योंकि सूत्रों को क्रम में याद करना बहुत 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 जरूरी है। ठीक है? क्योंकि कोई भी अगर आपने सूत्र ऊपर नीचे किया तो सावधानी हटी मतलब दुर्घटना घटी, ये वाली चीज आपके साथ हो जाएगी। तो ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, जो 14 माहेश्वर सूत्र है वो कौन कौन से आपको याद होने चाहिए। एक बार हम लोग फिर से रिपीट कर लेंगे। पहला सूत्र क्या है, आ ई उ अड़ा। दूसरा क्या है, री ले रा का। तीसरा क्या है, ए ओ अंग। अगला क्या है, अयऊ चा, बड़ी बहन वाला। पांचवा हैवरट। छठवां लड़ गए, ल अड़ा। सातवां हंगामा, यमंगलम। नौवां फिर सब भाग गए और झाड़ू पोछा होने लगा, झबय। झबय के बाद आठवां फिर नौवां, फिर जब वहां झाड़ू पोछा होगा तो अपने घर को घरदश, घर को आएंगे, घर को दसेंगे भाई, तो फिर जबगरदस, जब घर में आ गए। 10वां जबगरदस। 9वां, हाँ ये हो गया आपका 10वां जबगरदस। उसके बाद आएगा फिर 11वां, अब घर पे आके बातें कर रहे हैं भाई वहाँ की खफ, छटत, खाई छाट छाट के, और चट, तब चट करके, और तब हम लोग यहाँ आ गए। अब इतना खा के आए तो रात को क्या हुई, तबीयत खराब, यानी कि बॉडी क्या होने लगी, कपने लगी, कपे। और कपई के बाद मुंह से आवाज़ कैसी आ रही थी, श श श र। और फिर डॉक्टर के पास जाके अपनी बीमारी का क्या लोगे, हल। तो इस प्रकार से ये आपके कंप्लीट क्या थे, 14 माहेश्वर सूत्र थे जो अपने को याद होने चाहिए। लेकिन इतना नहीं है कि आपने ये 14 माहेश्वर सूत्र कर लिए और बस पेपर में ऐसे ही आपसे सीधे पूछा जाएगा कि 13वां सूत्र कौन सा है, 9वां सूत्र कौन सा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? तो चलिए अब आगे कंटिन्यू करेंगे क्लास को। ये यहाँ पे देखिए 14 माहेश्वर सूत्र लिखे हुए हैं। ठीक है? अब इनसे जो एग्जाम में आपके पॉइंट बनते हैं वो क्या क्या बनेंगे, तो पहले जरा इस वर्णमाला के विषय में, क्योंकि जैसे आपको सबको पता है ये संस्कृत की क्या है, वर्णमाला। और वर्णमाला में नॉर्मल सी बात है, वर्णमाला में क्या होते हैं, वर्णमाला कब आप कहेंगे, जब वहाँ स्वर भी हो और व्यंजन भी हो। ठीक है? तो अब जरा चर्चा करेंगे क्वेश्चंस की जो हमारे एग्जाम में बनते हैं। ठीक है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, संस्कृत की वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में क्या होना जरूरी है, वर्णमाला कब बनेगी, जब उसमें क्या भी होंगे, स्वर भी होंगे और व्यंजन भी होंगे। ठीक है? तो जरा सूत्रों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहां अगर आप देख पा रहे होंगे तो टोटल 14 सूत्र लिखे हुए हैं। कितने सूत्र लिखे हैं, 14 सूत्र। और 14 सूत्रों में अब हम बात करेंगे कौन से स्वर हैं या कौन से व्यंजन हैं। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। ये टोटल हमारे कितने सूत्र हैं, 14 सूत्र हैं। ठीक है? टोटल सूत्र कितने हैं, टोटल सूत्र हैं आपके 14। इस 14 में अपने को जो बात ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है, इन 14 सूत्रों को, यानी आप कह सकते हैं पूरी जो संस्कृत की क्या है, ये जो वर्णमाला है, जो वर्णमाला है उसके क्या किए गए, 2 भाग किए गए। ठीक है? 2 भाग, और कौन कौन से, पहला किया गया स्वर और दूसरा भाग किया गया व्यंजन। आप हिंदी की वर्णमाला पढ़ते हो तो वहां भी तो कुछ स्वर है कुछ व्यंजन है, तो ऐसे ही माहेश्वर सूत्र जो है 14 माहेश्वर सूत्र है, और जो वर्णमाला है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया, एक है स्वर और एक है व्यंजन। ठीक है? अभी सारी बातें आएंगी, अच क्या है, हल क्या है, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। पहले मेरे को यहाँ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने दीजिए, डेफिनेटली आपके पास कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है? पहले क्लास को देखिए बहुत अच्छे से। तो इस पूरी वर्णमाला को क्या किया, जो ये 14 माहेश्वर सूत्र है इनको 2 भागों में बांटा गया। ठीक है? 2 भागों में बांटा गया, एक भाग कहलाया स्वर और दूसरा भाग कहलाया व्यंजन। ठीक है? अब स्वर और व्यंजन जरा समझेंगे, जब आप ये सूत्र बहुत ध्यान से देखेंगे और आपको जब ये ज्ञात होगा कि जो सूत्र संख्या 1, 2, 3 और ये 4 हैं, 1 से 4 तक के जो सूत्र हैं उन्हें क्या कहा जाता है, यहां समझेंगे जो माहेश्वर सूत्र है, माहेश्वर सूत्र के क्या हुए, 2 भाग हुए। ठीक है? 2 भाग कौन कौन से, पहला हुआ आपका स्वर और दूसरा हुआ व्यंजन। ठीक है? अब इसमें जल्दी समझते चलेंगे जरा। जो स्वर थे, जो सूत्र संख्या 1 से लेके 4 तक है उनमें तो क्या शामिल है, स्वर शामिल है। और सूत्र संख्या 5 से लेके 5 से 14 तक जो है उनमें क्या शामिल है, उनमें व्यंजन शामिल है। पहला पॉइंट क्लियर। सूत्र संख्या 1 से सूत्र संख्या 4 तक क्या दिए गए हैं, स्वर दिए गए हैं, और सूत्र संख्या 5 से सूत्र संख्या 14 तक क्या दिए गए हैं, व्यंजन दिए गए हैं। ठीक है? अब संस्कृत में एक आपने लाइन पढ़ी होगी कि संस्कृत में स्वरों को क्या कहा जाता है, अच कहा जाता है। ठीक है? अब वो यही समझो कि अच क्यों कहा जाता है और व्यंजनों को हल कहा जाता है। व्यंजनों को क्या कहा जाता है, हल कहा जाता है। जरा देखो क्यों, अब ध्यान से आपको पता चला सूत्र संख्या 1 से लेके सूत्र संख्या 4 तक क्या है, स्वर है, इतनी बात क्लियर है।
अब जरा ध्यान से देखो, जो स्वर का पहला वर्ण है वो क्या है आ, और जो अंतिम वर्ण है वो क्या है चा। जब इनको हमें क्या लिखना था, इनका शॉर्ट नेम हमें लिखना था, आप कह सकते हैं। तो जो लघु रूप हुआ इन चारों सूत्रों का वो क्या बन गया, अच, क्योंकि केवल अच ही एक ऐसा लघु नाम है इनका जिसमें सारे स्वर आ रहे हैं। मान लो हम अब ये ई उ ई चा क्यों नहीं किया, तो आ छूट जाता ना, तो इसलिए सारे स्वर जिसमें आती हैं उसे क्या कहा जाता है, अच कहा जाता है। अब कोई अगर संस्कृत में अच बोले तो समझ जाना किसकी बात हो रही है, संपूर्ण स्वरों की बात हो रही है, ठीक है। ऐसा ही हल देखो, 5वें से लेके कहाँ तक, 14 तक। 5वें का पहला वर्ण क्या है, हा, और अंतिम वर्ण क्या है, ला। इसलिए अब ये हल, ये अंतिम वाला मत समझ लेना, सारे व्यंजन थोड़ी आ गए इसमें। 5वें से कहाँ तक है, 5 से 14 तक व्यंजन है, तो इसलिए जो हा लिया जाता है वो 5वें का लिया जाता है, और जो ला लिया जाता है वो 14वें का अंतिम लिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए व्यंजनों को क्या कहा जाता है, हल कहा जाता है। ये वाला बिंदु क्लियर। स्वर कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 4 तक। व्यंजन कहाँ से कहाँ तक है, 5 से 14 तक। स्वर को क्या कहा जाता है, अच, और व्यंजन को क्या कहा जाता है, हल। हो सकता है आप में कुछ बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो तो उनको ये लग रहा होगा मैम ने ये क्यों नहीं बोला कि ये अच एक प्रत्याहार है। तो मैं प्रत्याहार को अभी इसलिए नहीं लाना चाह रही हूँ बीच में, मैं आपको आगे अभी सारी चीजें समझाऊंगी, क्योंकि जिनको बिल्कुल भी संस्कृत नहीं आती वो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी इतना समझिए कि स्वर को हमने अच कहा और व्यंजनों को हमने क्या कहा, हल कहा। क्यों कहा वो भी समझ आ गया, कि सारे स्वर जो है वो अच में आएंगे और सारे व्यंजन हल के अंतर्गत आएंगे। इतनी बात क्लियर है। अब जो आपका देखिए प्रश्न बनता है वो स्वर और व्यंजनों की संख्याओं से बनता है, ठीक है। तो कैसे संख्याओं से प्रश्न बनता है या क्या और जरूरी बातें अभी आएंगी। कई सारी संख्याएं हैं, कुछ लोग कहेंगे ध्वनि 63 भी हैं, 64 भी हैं, स्वरों की संख्या 9 भी है, 13 भी है, व्यंजनों की संख्या 25 भी दी गई है, 33 भी दी गई है, और भी बहुत सारे मुख्य बिंदु हैं जो एग्जाम से रिलेटेड हैं। तो उनकी सारी चर्चा हम लोग कल की क्लास में करेंगे। तो अभी के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। आपको कल ये 14 सूत्र याद करके आने हैं, ताकि जब हम आगे की क्लास करेंगे तो आपको मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ आए। कुछ के माइंड में ये आ रहा होगा कि हमने केवल ये लास्ट वर्ड पे ही हलंत क्यों लगाया है, सब पे क्यों नहीं लगाया। तो वो सारी आपकी जितनी भी डाउट्स हैं उन सबको हम लोग कल की क्लास में क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। सो अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को शेयर करना, और अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती है क्लासेस को शेयर जरूर करना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तभी थोड़ा मेरे को भी एनर्जी मिलेगी क्लास को कंटिन्यू रखने के लिए, थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा। अगर आप लोग ज़्यादा से शेयर करेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, और अगर वीडियो पसंद ही नहीं आ रही है तो फिर कोई मतलब नहीं है क्लास देने का। तो क्लास को शेयर ज़रूर करना अगर क्लास पसंद आती है तो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों की क्लासेस मिलेंगी अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। सो थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। सो थैंक यू।